हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेट एंड जेपीए। तो हाइबरनेट और जेपीए क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हाइबरनेट क्या और जेपीए क्या है। तो सबसे पहले हम जेपीए को समझते हैं। जेपीए का फुल फॉर्म होता है जावा परसिस्टेंट एपीआई। जेपीए इज ए स्पेसिफिकेशन डेट डिफाइन स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस फ्रॉम जावा एप्लीकेशन। ये एक स्टैंडर्ड वे डिफाइन करता है, तरीका बताता है कि किस तरीके से हम जावा एप्लीकेशन से रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। इट प्रोवाइड हाई लेवल वेंडर न्यूट्रल अप्रोच टू ऑब्जेक्ट और रेशनल मैपिंग। क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग के लिए क्या करता है, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और वेंडर न्यूट्रल अप्रोच प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद में अलाउ डेवलपर टू वर्क विद जावा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। डेवलपर को अलाउ करता है बिना डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी, कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरी लिखे बिना भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। JPA also define a standard interface for managing a transaction, entity relationship and queries। JPA क्या करता है, डिफाइन करता है स्टैंडर्ड इंटरफेसेस जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, एंटिटी रिलेशनशिप्स को और क्यूरीज को। अब अगला है हाइबरनेट। क्या है, इसको समझते हैं। हाइबरनेट इज ओपन सोर्स ORM framework that implement the JPA specification. It provide a more comprehensive and powerful ORM solution compared to the core Java APIs, offering features like caching, lazy loading, inheritance strategies, and various query optimization techniques. Hibernate also support the multiple data stores including a relational data, NoSQL data, and XML files, है ना। हाइबरनेट क्या है, एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये इम्प्लीमेंट करता है जेपीए को, है ना, स्पेसिफिकेशन को। ये प्रोवाइड करता है मोर कंप्रेहेंसिव एंड पावरफुल ओआरएम सॉल्यूशन जो कंपेयर टू जेपीए एपीआई। जियो क्या प्रोवाइड करती है, हमें फीचर्स प्रोवाइड करती है। कौन कौन से, केचिंग के, लेजी लोडिंग के, इनहेरिटेंस स्ट्रेटेजीज के, एंड वेरियस ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक। अलग अलग ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक जिसकी मदद से हम हमारी क्यूरी को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमारे परफॉर्मेंस को, जो डेटाबेस ऑपरेशन हो रहे हैं उसको और ऑप्टिमाइज जल्दी से जल्दी कर सके। हाइबरनेट आल्सो सपोर्ट करता है कि इसको मल्टीपल डेटा स्टोर्स को सपोर्ट करता है ना। उसके बाद में जिसमें इंक्लूड है रेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस एंड एक्सएमएल फाइल। मतलब क्या है, मल्टीपल डेटा स्टोर्स, मतलब क्या है कि जहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं, जैसे अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटाबेस में करते हो, डेटाबेस कहाँ रहता है, अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास में। तो जैसे डेटाबेस होता है, रेशनल डेटाबेस होता है नो एसक्यूएल। ये रेशनल डेटाबेस मतलब कि ऐसा डेटाबेस जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्म में। नो एसक्यूएल डेटाबेस मतलब ऐसा डेटाबेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे जेसन फाइल होता है ना, डेटा की वैल्यू के पेयर में मैप होता है, उस फॉर्म में उसको डेटा को स्टोर करते हैं, ना कि टेबल के फॉर्म में। और एक्सएमएल में भी हम क्या करते हैं, मैपिंग के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि जेपीए और हाइबरनेट क्या है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि ये दोनों होता क्या। बिफोर जेपीए ईच ORM टूल हैड इट्स ओन प्रायोरिटी एपीआईज, मतलब खुद की एपीआईज होती थी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्विच बिटवीन अ टूल्स और अ डेटाबेस विदाउट रीराइटिंग अ कोड। मतलब क्या होता था कि एक टूल से दूसरे टूल में स्विच करना या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। हमें वापस से बिना कोड लिखे हम क्या कर सकते, स्विच नहीं कर सकते थे। जेपीए स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग बिटवीन द टूल्स और डेटाबेस। इसने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया उस प्रोसेस को। किस प्रोसेस को, एक टूल से दूसरे टूल पे स्विच होने की और एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस से स्विच होने की। एज डेवलपर ओनली नीड टू इंश्योर दैट देयर कोड अडेयर टू द जेपीए। मतलब ये इंश्योर करना पड़ता था कि उनका जो कोड है वो क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं जेपीए को, स्पेसिफिकेशन को। ये समरी है सिचुएशन की। बिफोर जेपीए जो इंप्लीमेंट नहीं करा था, उससे पहले जो ORM टूल था वो कैसे काम करता था, और आफ्टर डेवलपर हैड टू लर्न एंड अडॉप्ट टू डिफरेंट एपीआईज फॉर डिफरेंट ORM टूल्स। अलग अलग ORM टूल की खुद की एपीआई रहती थी इंटरेक्ट करने की, तो सबको लर्न अलग, जिस ORM टूल को यूज करेंगे उसकी एपीआई पढ़ना पड़ेगी। तो क्या होता था, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती थी। स्विचिंग टूल्स डेटा रिक्वायर सिग्निफिकेंट कोड राइटिंग। मतलब क्या होता था कि इस टूल से टूल पे स्विच करना या फिर डेटाबेस से स्विच करना क्या हो जाता था, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। क्यों करना पड़ता था, क्योंकि ये हमें इसमें जब भी हम ऐसा करते थे, एक टूल से दूसरे टूल पे स्विच करते थे, हमें क्या करना पड़ता था, कोड को वापस से राइट करना पड़ता था, नया कोड लिखना पड़ता था। लिमिटेड पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड अक्रॉस अ डिफरेंट ORM टूल एंड डेटाबेस आफ्टर जेपीए। मगर क्या हुआ कि जैसे ही हमने क्या करा, जेपीए को इम्प्लीमेंट करा अपने ORM टूल में, तो क्या हुआ कि एक टूल से दूसरे टूल पे जाना या फिर एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे जाना थोड़ा आसान हो गया। हमें क्या हो, कुछ कोड या कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज करना पड़ते थे और हम क्या करते थे, एक टूल से दूसरे टूल पे शिफ्ट हो जाते थे। डेवलपर कैन वर्क विद कंसिस्टेंट एपीआई, जेपी एपीआई रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइंग ORM टूल्स। मतलब क्या होता था कि इसमें क्या होता है कि जो डेवलपर रहता है वो किसके साथ वर्क करता है, जेपीए की एपीआई की, ना कि ORM की खुद की एपीआई के साथ में। स्विचिंग
between a JPA कंप्लेंट टूल्स और डेटाबेसेस इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब क्या होता है कि जो टूल्स और डेटाबेस जेपीए की स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनमें स्विच करना बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू अंडरलाइंग ORM टूल्स जो क्या करते थे, खुद की ओन APIs कंटेंट करके रखते थे। इंक्रीज्ड पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड अक्रॉस अ डिफरेंट जेपी इम्प्लीमेंटेशन एंड डेटाबेस। इससे क्या होता था कि हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता था, कुछ स्पेसिफिकेशन में ही हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे या एक टूल से दूसरे टूल पे क्या कर सकते थे, शिफ्ट हो सकते थे। अब इसको डायग्राम से समझते हैं हम। डायग्राम में देखते हैं। जेपीए क्या प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ इंटरफेसेस क्लासेस एंड इम्प्लीमेंटेशन एनोटेशन प्रोवाइड करता है ना। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके हाइबरनेट में इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो गई, हाइबरनेट हमारी क्लास हो गई जो क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है जेपीए को। और जेपीए को हम इंटरफेस की तरह क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। और इंटरफेस में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। और जब भी हम किसी सर्विस को यूज़ करते हैं तो वो मान लो हमें बोलती है कि ये इंटरफेस है, इंटरफेस में प्रोवाइडेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको पहले तो इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद में तुम यूज़ कर सकते हो उसको, है ना। वो बोल रहा है कि यदि तुमको डेटाबेस में डेटा को सेव करना है, कोई सी एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, वो बोल रहा है कि यदि हमारे सॉफ्टवेयर में यदि तुमको डेटाबेस को यूज़ करना है तो आपको पहले सेव मेथड बनाना पड़ेगी जो हमने दी है। वो सेव नाम से ही वो मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तुम्हें। उसे इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद में तुम अपना कोड लिख दो, उसके बाद में तुम उसको एक्सेस कर लो। तो यही कंपल्सन क्या है, जेपीए आपको प्रोवाइड कर रहा है हाइबरनेट को, कि भैया तुम पहले सारी स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद ही तुम क्या कर सकते हो, वो जो डेटाबेस और एप्लीकेशन दोनों के बीच में जो वर्क परफॉर्म कर सकते हो जावा एप्लीकेशन के बीच में, है ना। अब इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ये होगा जेपीए और ये होगा जावा एप्लीकेशन। ये ORM टूल क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इसके खुद की एपीआई की मदद से, है ना। इसके पास भी खुद की, ये तीनों क्या है, ORM टूल्स है, अलग अलग ORM टूल है, हाइबरनेट, टॉप लिंक एंड आई बेटिस, है ना। तीनों अलग अलग है, तीनों के पास में खुद की एपीआई है। और खुद की एपीआई है, ये खुद की एपीआई से क्या कर रहे हैं, जावा एप्लीकेशन को क्या डेटाबेस से एक्सेस करवा रहे हैं। अब क्या होता है कि बार बार यदि मान लो कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि ये पेड हो गया, अब हमको टॉप लिंक पे जाना है क्योंकि अब ये दो ही बचे हैं ओपन सोर्स। अब बोल रहा है हमारा क्लाइंट की टॉप लिंक, मतलब डेवलपर बोल रहा है कि टॉप लिंक ज़्यादा अच्छा है, तो हम टॉप लिंक पे स्विच हो गए। तो क्या करना पड़ेगा, टॉप लिंक पे स्विच होने के लिए हमें, इसकी खुद की एपीआई थी, तो इसकी खुद की एपीआई को हम यूज़ कर रहे थे। अब इसके पास में तो इसकी खुद की होगी, अब इसकी एपीआई तो इस पर चलने से रही, तो इसकी एपीआई को हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कोड को अलग रखना पड़ेगा और इसका अलग से कोड लिखना पड़ेगा। अब यदि ये भी हो गया पेड तो इस पे आना पड़ेगा, तो इसके पास खुद की एपीआई, इसके पास खुद की एपीआई, इसकी एपीआई इस पे चलेगी नहीं, तो फिर वापस से इसका कोड लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के जिस ORM टूल को यूज़ करना है उस ORM टूल का कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में खुद की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या रूल्स और गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन को इंटरेक्शन करवा सकते हैं। या फिर हमें एक जावा डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे स्विच करना हो तो इसके पास में एपीआई है वो, कि किस तरीके से हम स्विच करेंगे, तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। और यदि हम इसको ही चेंज कर रहे हैं तो हमें कोड भी वापस से डेटाबेस का लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, क्योंकि इस कारण से हमको क्या करना पड़ा, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ रहा है, अलग अलग चीज़ों को सीखना पड़ रहा है, हर टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं। तो जेपीए ने एक स्पेसिफिकेशन सेट कर दी कि यदि कोई भी ORM टूल यदि जेपीए को इम्प्लीमेंट करता है तो क्या होगा कि यदि वो बाद में क्या होगा कि यदि हम किसी ORM टूल को स्विच भी करते हैं दूसरे ORM टूल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इसकी एपीआई को, खुद की एपीआई को यूज़ नहीं कर रहा है, वो जेपीए की एपीआई को इंटरनली यूज़ कर रहा है। तो जब भी हम यदि एक अब बोलेगा कि भाई इसको यूज़ कर रहा है तो फिर हाइबरनेट की ज़रूरत ही क्या थी। मगर जैसे यदि मान लो कि हमारे पास में क्लास है, हम किसी इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, तो कुल मिला के जैसे हमारे पास में कार है ना। अब कार है, नॉर्मल कार में क्या क्या चीज़ें होती है, चार पहिए होते हैं, पीछे डिक्की होती है, आगे इंजन होता है, आइट साइड में कांच होते हैं, है ना। और नीचे वो होता है एग्जॉस्ट। अब ये तो हो गई कॉमन फीचर, हर कार में ऐसा कॉमन फीचर होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करके हमने क्या बनाया, स्पोर्ट कार बनाई, एक क्या बना ली हमने, एक स्पोर्ट कार बना ली, एक नॉर्मल कैजुअल कार बना ली, ऐसे करके हमने दो कारें बना ली। मगर स्पेसिफिकेशन किसका लिया हमने, इस कार का लिया, इस कार का हमने क्या करा, रेफरेंस लेके इसको बनाया, है ना। मगर इसमें क्या स्पेशलिटी आई, इसमें इंजन था, ये 100 तक की स्पीड से भग सकती थी, ये कहाँ 120 में भग रही है स्पोर्ट्स कार, 180 पे स्पोर्ट्स कार भग रही है और कैजुअल कार भग रही है 160 पे। हुआ क्या, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा, काम तो ये भी कर रही थी, मगर इसके रेफरेंस से हमने क्या करा, इसको यूज़ करके हमने क्या करा, इसकी स्पीड बढ़ा दी स्पोर्ट कार में।
और इसमें भी स्पोर्ट्स का ये है, जो कैजुअल कार है इसमें हमने क्या बढ़ा दी, इसकी लेंथ बढ़ा दी, इसमें चीज़ें ऐड कर दी, सीटें ऐड कर दी, इसको कंफर्टेबल बना दे। तो कुल मिला के वो ये इसकी स्पेसिफिकेशन यूज़ करी। तो अब जब भी हमें क्या करना है कि हाइबरनेट से टॉप लिंक पे स्विच करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे और इस पर स्विच कर देंगे। और टॉप लिंक से इस पे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे और इसमें हमें कुल मिला के पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। डेटाबेस में भी हम ऐसे स्विच कर सकते हैं। अब समझ आ गया कि जेपीए क्या है और हाइबरनेट, टॉप लिंक और आईबीटीएस क्या है। ये ओआरएम टूल्स है, ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग टूल्स है, जावा के ऑब्जेक्ट से डेटाबेस को इंटरेक्ट कराने का काम करते हैं। और ये इंटरनली क्या करते हैं, जेपीए को इम्प्लीमेंट करते हैं। जेपीए क्या करती है, सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब समझ गए आप।